इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक और सिद्धांत की चर्चा करेंगे और जिसे हम अवसर लागत का सिद्धांत कहते हैं और इसका प्रतिपादन प्रोफेसर हैबरलर ने किया था। इसके पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं। एक एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत का सिद्धांत और दूसरा रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। हैबरलर ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को ही एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और एक तरह से ये उसी सिद्धांत का अर्थात रिकार्डो के ही सिद्धांत का पुनर्स्थापन है, पुनर्कथन है, रीस्टेटमेंट है। रिकार्डो और एडम स्मिथ का जो दृष्टिकोण था उसमें जो सिद्धांत को समझाने के लिए टूल्स प्रयुक्त किए गए थे उनमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें थीं। हैबरलर ने उनको सुधार कर उसको और परिष्कृत और परिमार्जित रूप देने का प्रयास किया। हम अगर आपको ध्यान दिलाएं तो रिकार्डो के सिद्धांत में लागत को श्रम लागत के रूप में देखा गया था और वहाँ ये कहा गया था कि उत्पादन में केवल श्रम ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादकता सृजित करता है और श्रम की जो मात्रा किसी वस्तु के उत्पादन में लगती है उसको ही उस वस्तु की लागत समझा जाना चाहिए और यही क्लासिकल लेबर थियरी ऑफ वैल्यू है, श्रम का मूल्य सिद्धांत है। यहाँ पर यह कहा गया कि वास्तव में ऐसा नहीं होता और श्रम के अतिरिक्त बहुत सारे साधन उत्पादन की प्रक्रिया में लागत के रूप में रखते हैं और उस रूप में मुख्यतः हम पूंजी का उल्लेख कर सकते हैं और श्रम के अलावा अन्य जितने भी आगत या इनपुट्स कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं आदि के रूप में लगते हैं उन सब को। और एक दूसरी जो अवधारणा थी जिसे स्वीकार किया गया था और वो ये कि दोनों देशों में श्रम जो हैं वो सहजातीय हैं, होमोजीनियस हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं, एक देश के भीतर भी श्रम होमोजीनियस नहीं होते, उनकी कुशलता में अंतर होता है, उनकी उत्पादकता में अंतर होता है और विभिन्न देशों के मध्य तो ये होमोजेनिटी जो है, जो समरूपता है वो वास्तव में नहीं होती और एक ये भी दिक्कत मानी गई थी। तीसरे ये कि रिकार्डो और एडम स्मिथ दोनों ने ये कहा था कि जिस वस्तु के उत्पादन में कोई देश ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में है, कहने का मतलब उसकी लागतें कम हैं अन्य देश की तुलना में उस वस्तु के उत्पादन में, चाहे वो निरपेक्ष लागतें हों और चाहे सापेक्ष या तुलनात्मक लागतें हों। ये दोनों अर्थशास्त्री ये मानते थे कि प्रत्येक देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसे वो दूसरे देश की तुलना में सस्ती बना सकता है और इस वस्तु में अपने संपूर्ण साधनों को लगाना चाहिए और वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए और अन्य वस्तुओं को जिनमें उनकी लागतें अपेक्षाकृत दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा हैं उनको वो विदेशों से या दूसरे देशों से उसे आयात करनी चाहिए। यहाँ पर यह कहा जाता है कि यदि ऐसा हो तो प्रत्येक देश कुछ थोड़ी सी वस्तुओं के उत्पादन में ही रह जाएगा
और अन्य वस्तुओं का उत्पादन वो नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से एक तरह से जो कहा जाता है कि आत्मनिर्भरता आए, वो स्थितियां नहीं रहेंगी और मुख्य तौर पर जो अविकसित देश हैं वो विकास की धारा में आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अन्य वस्तुएं जो उनके देशों में उत्पादित नहीं की जा सकती या उत्पादन लागतें जिनकी ज़्यादा है उनका वो उत्पादन नहीं करेंगे। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हैबरलर ने अवसर लागत की अवधारणा को प्रयुक्त करके उसी सिद्धांत को, जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत रिकार्डो का है, केवल व्याख्या करने का जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हुआ है। अन्य सारी स्थितियां ज्यों की त्यों हों और परिणाम भी वही निकलते हैं जो रिकार्डो के सिद्धांत में हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है तुलनात्मक लागत सिद्धांत का ये एक नया दृष्टिकोण है जिसको हम अवसर लागत दृष्टिकोण कहते हैं, और इस रूप में हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको ध्यान दिला दें, जैसे रिकार्डो और एडम स्मिथ के सिद्धांत की तमाम मान्यताएं हैं, वैसे ही हैबरलर की भी मान्यताएं हैं, और ये मान्यताएं कमोबेश वही हैं जो रिकार्डो की हैं। तो वैसी स्थिति में एक बार अगर हम आपको उल्लेख करें कि जैसे ये कि केवल दो ही देश हैं, दोनों देश दो ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और परिवहन की लागतें शून्य हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता फैक्टर बाजार में, साधन बाजार में भी है और जो है वस्तु बाजार में भी है। उत्पादन के जो साधन हैं वो देश के भीतर पूर्णतः गतिशील हैं और देश के बाहर ये पूर्णतः अगतिशील है। व्यापार पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, अर्थात अर्थव्यवस्था में लेसेस फेयर या फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार की व्यवस्था है, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं व्यापार पर। तो ये जो तमाम मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं यहाँ भी स्वीकार की गई हैं और इनको फिर अवसर लागत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो पहले हम आपको अवसर लागत का अर्थ क्या होता है और अवसर लागत के माध्यम से किस प्रकार से हम देखने का प्रयास करते हैं कि कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में कम या अधिक सक्षम या अक्षम है, और फिर हम उसके आगे इसके माध्यम से इस सिद्धांत को पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो एक हम उदाहरण लेते हैं, और ये उदाहरण यहाँ बोर्ड पर देखिए है, सरलतम उदाहरण हमने लिखा हुआ है। अल्टरनेटिव आउटपुट इन यूनिट्स विद गिवन रिसोर्सेज, अर्थात साधनों की मात्रा दी हुई है, एक निश्चित साधन की मात्रा से दोनों देश अपने अपने देशों में वस्तु का उत्पादन करते हैं, और दो ही वस्तु का उत्पादन करते हैं, और एक वस्तु है एक्स और दूसरी वस्तु है वाई। जैसा कि हम वहाँ बता रहे थे कि साधनों की मात्रा दी हुई है, टेक्नोलॉजी दी हुई है, जैसे हम कहें कि श्रम और पूंजी की मात्रा दी हुई है, और एक निश्चित उत्पादन की प्रविधि है जिसके अंतर्गत ये उत्पादन करेंगे। तो यहाँ आवश्यक नहीं है कि दोनों देश जो समान मात्रा में लागत लगाएंगे, अपने अपने देशों में एक्स और वाई के उत्पादन के लिए वे लागतें समान लगाएंगे, अर्थात जितनी लागत लगाएंगे उसी से चाहे एक्स उत्पादित करें चाहे वाई उत्पादित करें। इसीलिए कहा गया कि ये अल्टरनेटिव आउटपुट है, वैकल्पिक उत्पादन है। जब वो श्रम और पूंजी की किसी निश्चित दी हुई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उनका उत्पादन करते हैं, वो दिया हुआ है। तो और दो देश हमने लिए हैं, एक देश ए है और दूसरा देश बी है, और ये दिए हुए निश्चित साधन से जो वो उत्पादन करते हैं उन उत्पादन की इकाइयों को यहाँ लिखा गया है। समझने के लिए वहाँ हम कुछ लिख सकते हैं, इस नाते हमने जो इकाइयाँ लिखी हैं वो इस प्रकार से
इस रूप में देखिए कि दिए हुए साधनों को जब ए देश लगाता है यक्स के उत्पादन में, तो सारे साधनों को जब यक्स के उत्पादन में लगा देता है तब उत्पादन होता है 10 इकाई का। वाई का उत्पादन वो इस समय नहीं कर रहा होता है। इसी प्रकार यदि वो यक्स का उत्पादन न करे और सारे साधनों को वाई के उत्पादन पर लगा दे तो उतने ही साधनों से वो 5 वाई का उत्पादन करेगा। जो बी देश है अपने देश के किसी निश्चित संसाधन से एक्स और वाई का उत्पादन करता है। यदि वो केवल एक्स का उत्पादन करे तो 10 इकाई का उत्पादन करता है, और यदि वो वाई का उत्पादन करे केवल तो 8 वाई का उत्पादन करता है। तो ये अल्टरनेटिव यूजेज हैं जिनको वो दिए हुए साधनों को या तो एक्स पर लगा के उत्पादन करे या तो वाई पर उत्पादन करे। अब यहाँ हम आपको बता दें कि जब वो एक्स का उत्पादन करेगा तो वाई का उत्पादन नहीं करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स और वाई दोनों का उत्पादन करे। तो एक स्थिति आप कल्पना करिए कि पूरे साधनों को वो केवल एक्स पर लगाता है और 10 एक्स का उत्पादन करता है। अब मान लीजिए वो चाहता है कि वाई का भी उत्पादन करे, तो कुछ साधनों को एक्स से उसे निकालना पड़ेगा, और जितने साधनों को एक्स से निकालेगा उन्हीं साधनों को फिर वाई के उत्पादन पर लगाएगा। तो जितना साधन एक्स से निकाला है उस साधन के निकालने से एक्स के उत्पादन की कुछ मात्रा घट जाएगी, और उन्हीं साधनों को जब वाई के उत्पादन में लगाएगा तो उसकी कुछ मात्रा होगी, पहले से है तो बढ़ जाएगी, और अगर शून्य से स्टार्ट करता है तो कुछ उत्पादन वाई का होगा। यहाँ हमको ये देखना है कि संसाधनों को एक्स के उत्पादन से निकालने पर एक्स का कितना उत्पादन घटा, और उस निकाले हुए संसाधन को जब हम वाई के उत्पादन पर लगाते हैं तो कितना उत्पादन वाई का बढ़ा। तो इसका मतलब है कि जो वाई का हम उत्पादन कर रहे हैं या ये देश वाई का उत्पादन जब करेगा तो एक्स की कुछ मात्रा को उसको खोना पड़ेगा। तो एक्स की जितनी मात्रा वो खोएगा उसको कहा जाता है कि ये मात्रा एक्स की वाई के पाने की लागत है। अर्थात अगर इन साधनों को एक्स से न निकाला जाता तो वाई का उत्पादन न होता, एक्स से निकाला गया तो एक्स की कुछ मात्रा घट गई। इसका मतलब देश ने एक्स की उतनी मात्रा खोया, लेकिन उसके बदले में वाई की कुछ मात्राएं उसको मिल गई। तो वाई की जो मात्रा मिली है वो एक्स के उतनी मात्रा के खोने का परिणाम है, और इसी को कहा जाता है कि वाई की किसी मात्रा के लिए एक्स की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। उसके लागत के आधार पर या उसके खोने के आधार के स्थान पर हमको वाई की ये मात्रा मिली है। तो इस प्रकार से संसाधनों को जब हम एक उपयोग से निकालते हैं तो उस उपयोग में जितना उत्पादन घटता है वह दूसरे उपयोग में जब हम उसको लगाते हैं तो वहाँ जितना उत्पादन बढ़ता है, इस उत्पादन को पाने की वो लागत है जिसे हमने खोया है, और इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम ये अगर इस रूप में देखें कि यदि हम केवल एक्स का उत्पादन करें तो 10 एक्स उत्पादित करता है ए देश, और अगर वो एक्स का उत्पादन न करे केवल वाई का उत्पादन करे तो 5 वाई का उत्पादन करता है। इसका मतलब है 5 वाई को पाने की लागत जो है वो 10 एक्स है, और तकनीकी भाषा में इसी को हम कर सकते हैं 5 वाई की अपॉर्चुनिटी कास्ट 10 एक्स है, या उलट के भी कह सकते हैं। अगर वाई की मात्रा हम घटाएं और एक्स की बढ़ाएं, पहले वाई का उत्पादन करते थे, वाई का उत्पादन समाप्त कर दें और एक्स का उत्पादन करें तो हम कह सकते हैं कि 10 एक्स की अवसर लागत 5 वाई है। और इसी प्रकार से कंट्री बी में 10 एक्स की अवसर लागत 8 वाई है, या 8 वाई की अवसर लागत 10 एक्स है, और इसको हम प्रति इकाई के रूप में भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखने का प्रयास करें तो नीचे जैसे मैंने लिखा, देखिए कंट्री ए में 10 एक्स बराबर
5y है या 5y बराबर 10x है, 5y बराबर 10x है, क्योंकि 5y जितने श्रम पूंजी से प्राप्त होती है उतने ही श्रम पूंजी से 10x प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 5x बराबर 10y है या 5y की अवसर लागत 10x है, और या हमें कहें 5y बराबर 10x है तो 1y बराबर 2x है। ये रेट ऑफ एक्सचेंज या विनिमय की दर हो जाएगी, क्योंकि लागत के आधार पर ही विनिमय दर दोनों की निर्धारित होगी। तो ये अवसर लागत भी है कि 1y की अवसर लागत 2x है, या हम ये कहें कि 5y की अवसर लागत 10x है, या हम ये कहें कि 2x की अवसर लागत 1y है तो 1x की अवसर लागत आधी y है, 1/2y है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम नीचे वाले में देखते हैं तो हम कहते हैं कि 8y की अवसर लागत 10 है x, तो 1y की अवसर लागत 10/8x या 5/4 x होगी। या हम इसको उलट के कह सकते हैं कि 10x की लागत 8y है तो 1x की लागत 8/10 अर्थात 4/5y होगी। तो इसको हम, और यही जो प्रति इकाई अवसर लागतें हैं x की y के रूप में या y की x के रूप में, यही वास्तव में उस देश की आंतरिक विनिमय दरें भी होंगी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के बदले में अदली बदली जाएगी। और ये जो विनिमय दर होगी, क्योंकि उनमें उनके लागतों के आधार पर ही निर्धारित होगी, और इस प्रकार से अवसर लागतों के आधार पर ये जो अवसर लागतें हैं ये एक तरह से विनिमय दरें भी होंगी, बशर्ते उत्पादन की लागतें उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान हों, अर्थात उत्पादन में समान प्रतिफल का नियम लागू हो। तो एक विशेषता थी, एक तरह से मान्यता थी रिकार्डो और एडम स्मिथ में कि उत्पादन में समान प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की स्थितियां हैं, लागू हैं। इसकी भी हैबरलर ने आलोचना की, और हैबरलर ने ये कहा कि ये तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो है ये वर्धमान लागत की दशाओं में भी वैसे ही लागू होता है जैसे समान लागत की दशाओं में लागू होता है, क्योंकि सामान्यतः स्थितियां व्यवहार में जो मिलती हैं, अर्थात में हम जानते भी हैं कि जो संतुलन की स्थितियां होती हैं वो वर्धमान लागत की दशाओं के अंतर्गत ही उत्पादन होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो एक दोष था रिकार्डो और एडम स्मिथ का सिद्धांत का, कि जिसमें ये मान लिया गया था कि केवल समान प्रतिफल की दशाओं में ही ये नियम लागू होगा, हैबरलर ने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में भी लागू होगा, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ये जो डिक्रीजिंग कास्ट की स्थितियाँ होंगी उसमें भी लागू होगा। जब उत्पादन ह्रासमान दर से बढ़ता है या लागतें बढ़ती हुई दर से बढ़ती हैं, तो इंक्रीजिंग जो कास्ट की स्थितियाँ होंगी उसमें भी ये लागू होगा। तो प्रारंभिक तौर पर हम आज के इस वीडियो में केवल स्थिर लागत की दशाओं के अंतर्गत ही इस सिद्धांत को समझा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में दोनों पढ़ना जल्दबाजी हो जाएगी। तो दूसरे को हम अगले नए वीडियो में विस्तार से पढ़ाएंगे, जिसमें हम इंक्रीजिंग कास्ट की स्थितियां जब होती हैं उस स्थिति में इस सिद्धांत को, अवसर लागत सिद्धांत को या तुलनात्मक लागत के सिद्धांत को अवसर लागत के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हम सीमित हैं केवल स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागत की दशाओं के अंतर्गत ही। तो जब लागत की दशाएं स्थिर होंगी तो इसका मतलब है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो विनिमय की दरें होंगी या जो अवसर लागतें होंगी वो एक जैसी होंगी, और ये अवसर लागत हमारे इस उदाहरण में वही सदैव बनी रहेगी। 10x की अवसर लागत 5y या 1y की अवसर लागत 2x या 1x की अवसर लागत आधी y, जैसी भी हैं। तो ए देश के संदर्भ में ये होगी और बी देश के संदर्भ में ये होगी। इनको अगर अब आपको बताने का प्रयास करें कि अगर हम इस लागत की दशा को, जिसको हम अवसर लागत कहते हैं, उनको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें, तो यहाँ पर एक चित्र हमने बनाया हुआ है ये, जिसमें
किसी एक देश, कोई एक देश है, क्योंकि हमने अंकों के रूप में यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक देश है और उस देश के समस्त साधनों को जब y के उत्पादन पर लगाया जाता है तो कुल उत्पादन होता है OA, जैसे यहाँ 10 है, और जब केवल x के उत्पादन पर लगाया जाता है तो उत्पादन होता है OF। और अगर दोनों उत्पादन करना चाहें x और y दोनों का, तो वो निर्धारण AF रेखा के माध्यम से होगा, और AF रेखा के किसी भी एक बिंदु को जब हम लेंगे तो उस पर जो y और x की मात्राएं होंगी उतनी मात्राएं उत्पादित होगी साधनों की उसी मात्रा से। तो हमारे सामने 3 विकल्प हैं, या तो हम केवल x का उत्पादन करें, या तो हम केवल y का उत्पादन करें, या हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें। और दोनों वस्तुओं को उत्पादन करने के विभिन्न संयोग हो सकते हैं जो हम साधनों की दी हुई मात्रा से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो रेखा खींची जा रही है, तो यहाँ पर ये देखने का प्रयास करें कि अगर साधनों के कुल मात्रा से केवल x उत्पादित किया जाए तो कितना उत्पादन होगा, तो हमारे इस चित्र में वो उत्पादन होगा OA। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि यदि उत्पादन के समस्त साधनों से केवल y का उत्पादन किया जाए तो कितनी y उत्पादित होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी है OA। और यदि समस्त साधनों को केवल x के उत्पादन पर लगाया जाए तो x के उत्पादन होने की संभावना है OF। और अगर दोनों साधनों को, दोनों वस्तुओं के उत्पादन किए जाएं साधन की उसी मात्रा से, तो वे सारे संयोग या x और y के विभिन्न उन संयोगों में से कोई भी एक संयोग जो AF रेखा पर स्थित है उत्पादित किया जा सकता है। क्योंकि ये रेखा सरल रेखा है, और सरल रेखा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में समान प्रतिफल के नियम लागू हैं, समान लागत के नियम लागू हैं उत्पादन के, और जिसका मतलब होता है कि जितनी भी इकाइयाँ आप उत्पादित करेंगे उनकी जो सीमांत लागतें हैं सदैव बराबर होंगी, हर इकाई एक ही लागत पर उत्पादित होगी। और इसलिए ये x और y के बदलाव को, या आप कह सकते हैं उसके प्रतिस्थापन को प्रदर्शित करने वाली रेखा होगी, वो सरल रेखा के रूप में होगी। और इस रेखा को कहा गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना इसलिए क्योंकि ये रेखा एक ऐसी रेखा है जो ये प्रकट करती है या व्यक्त करती है कि साधनों की किसी निश्चित मात्रा से कितना x और कितने y उत्पादित किए जाने की संभावना है। यहाँ मैं आपको ध्यान दिला दूँ, मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें आप विस्तार से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ सकते हैं। तो आप जाके लिस्ट में देख लीजिए, वो उस कर्व को ढूंढ के वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ जितनी हमको आवश्यकता उतना हम बता रहे हैं। तो जब उत्पादन में समान प्रतिफल या समान लागत की दशाएं लागू होंगी तो ये उत्पादन संभावना वक्र जो है एक सरल रेखा के रूप में होगा, अन्यथा वो केंद्र के उन्नतोदर या नतोदर हो सकता है लागत की दशाओं के आधार पर। अगले वीडियो में हम बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत इस वक्र को जब देखेंगे तो ये वक्र केंद्र की ओर जो है कनकेव होगा, और विस्तार से वहाँ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये उत्पादन संभावना वक्र है। इसी वक्र को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, क्योंकि यही x और y के अपॉर्चुनिटी को भी दिखाता है कि यदि हम y की कुछ मात्रा छोड़ेंगे तो x की उसके बदले में कितनी मात्रा पाएंगे। जो x की मात्रा पाते हैं उसकी वो अवसर लागत है जो y की मात्रा हम छोड़ते हैं, और क्योंकि इन्हीं दो मात्राओं को ये वक्र दिखाता है, इस नाते हम इसको ये अवसर लागत वक्र भी कहते हैं। जैसे अगर हम इस चित्र में देखने का प्रयास करें कि अगर हम ये कहें कि हम केवल x उत्पादित करेंगे तो ये मात्रा होगी OA,
लेकिन अगर हम एक केवल वाई उत्पादित करें तो एक्स की मात्रा होगी 0 और वाई की मात्रा होगी ओ एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई की ओ एफ मात्रा पाने के लिए हमको एक्स की ओ ए मात्रा त्यागनी पड़ेगी, अर्थात ओ एफ मात्रा की अवसर लागत ओ ए मात्रा है, अर्थात वाई की ओ एफ मात्रा की अवसर लागत उसकी ओ ए मात्रा है। और इस प्रकार से दोनों का जो अनुपात होगा वो होगा ओ ए बटा ओ एफ। लेकिन अगर हम चाहें दोनों वस्तुओं का उत्पादन हो और मान लीजिए ए बिंदु पर आप देखें, तो ए बिंदु पर जब आप देखेंगे तो अब ए बिंदु पर एक्स की मात्रा है ओ बी, अर्थात आपने ए बी मात्रा छोड़ दी एक्स की। कुछ साधन निकाले और एक्स की ए बी मात्रा घट गई और उन साधनों को जब वाई पर लगाया तो उसकी ओ डी मात्रा बढ़ गई। तो कितनी मात्रा ए की हमने छोड़ी, ए बी, और कितना पाया, वाई की ओ डी। और अब हम कह सकते हैं वाई की ओ डी मात्रा पाने की कीमत जो है वो एक्स की ए बी मात्रा है, अर्थात ओ डी मात्रा की अवसर लागत जो है वो एक्स की ए बी मात्रा है। या इसी तरह से अगर हम बी से डी ए से बी पर जाएं तो फिर बी सी छोड़ेंगे डी पाएंगे, तो डी की अवसर लागत बी सी है। या अगर हम बी से ए पर जाएं तो हम कह सकते हैं डी की अवसर लागत बी सी है। और ये क्योंकि ये सरल रेखा है और इसलिए ये अनुपात सदैव बराबर होंगे, अर्थात जो राशि होगी ओ ए बटा ओ बी ओ एफ वही राशि होगी ए बी बटा बी ए या ओ डी, यहाँ लिखा हुआ है ए बी बटा ओ डी, या वही होगी बी सी बटा बी ई। और इस प्रकार से इस पर जो है ये दरें बराबर होंगी। जो ये दर है, क्योंकि ये रेखा अब दो रेखा हुई, ये रेखा जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो दोनों के उत्पादन के अनुपातों को प्रदर्शित करती है। और यही रेखा क्योंकि लागतों के आधार पर खींची गई है और लागत के आधार पर ये मूल्य निर्धारित होता है, इस नाते यही रेखा एक्स और वाई वस्तुओं के मूल्यानुपात को भी प्रदर्शित करती है, अर्थात ये प्राइस लाइन भी है एक्स और वाई की, और ये एक्स और वाई के प्रतिस्थापन की दर को भी व्यक्त करती है जो उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कारण होती है। और इस प्रकार से हम इस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी कर्व को हम कह सकते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, और इसी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि हम एक्स की कुछ मात्रा छोड़ के उसके स्थान पर उसी साधन से वाई की मात्रा को, साधनों की उसी मात्रा से वाई को हम उत्पादित करते हैं। इसका मतलब एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वाई के रूप में, अर्थात एक्स के स्थान पर वाई का उत्पादन कर लेते हैं साधनों की उसी मात्रा से। तो क्योंकि ये वक्र उस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है जिसमें वाई को एक्स के रूप में या एक्स को वाई के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, इस नाते इस वक्र को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। और इस कर्व पर जो परिवर्तन की दरें हैं विभिन्न बिंदुओं पर, वो दोनों परिवर्तनों के अनुपात को प्रदर्शित करेंगी कि कितना एक्स में परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप वाई में कितना परिवर्तन हुआ, या वाई में परिवर्तन के फलस्वरूप एक्स में कितना परिवर्तन हुआ। और दोनों परिवर्तनों को अनुपात को, जिसको हम डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई दोनों रूपों में लिख सकते हैं, और उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की सीमांत दर। और जब हम इसको कीमत अनुपात के रूप में देखते हैं तो ये दोनों वस्तुओं के मूल्य अनुपात को प्रदर्शित करेगी। तो ये हमें ध्यान रहे कि हम इन के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्थितियां हैं उनके माध्यम से हम इस तरह के वक्र और इस तरह से मूल्य रेखा को देखते हैं या पढ़ते हैं। और अगर समान लागत या समान प्रतिफल की दशाएं उत्पादन में लागू हैं तो ये रूपांतरण वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ये जो आपका है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, ये एक सरल रेखा के रूप में होगा। अब हम आते हैं कि
अगर ये स्थितियां हों तो ज़रा आप ये देखिए, दोबारा हम आपको यहाँ फिर ले आ रहे हैं, जहाँ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ए देश और बी देश में किस देश को किस वस्तु के उत्पादन की स्थितियों में लागत कम है, और उस देश से जब हम देखते हैं तो हम जब कहते हैं कि ए देश जो में 1x की लागत आधा y है और बी देश में 1x की लागत 4/5y है। हम जानते हैं आधा कम होता है और 4/5 ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ए देश में x की लागत कम है और बी देश में x की लागत ज़्यादा है y के टर्म में। या इसी को हम कह सकते हैं ए देश में x के उत्पादन की अवसर लागत कम है और बी देश में x के उत्पादन की अवसर लागत ज़्यादा है। हैबरलर ये कहते हैं कि जिस वस्तु की अवसर लागत कम है उसी वस्तु का उत्पादन उस देश को करना चाहिए, और इस रूप में ए देश को x का उत्पादन करना चाहिए। यदि बी देश की स्थिति को आप देखें तो बी देश की स्थिति में बी देश में 1y की लागत 2x है। ए देश में 1y बनाने की लागत 2x है, अर्थात 1y बनाते तो 2x छोड़ना पड़ता है। लेकिन बी देश में 1y की अवसर लागत 5/4 या सवा x है, तो जाहिर है कि सवा कम है और 2 ज़्यादा है। तो ए देश में अवसर लागत y की ज़्यादा है और बी देश में y की अवसर लागत कम है। इसलिए अवसर लागत का जो सिद्धांत है वो ये बताता है, वैसे ही जैसे तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है कि जिस वस्तु में तुलनात्मक लागतें कम है उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं जिस वस्तु के उत्पादन में जिस देश की अवसर लागत कम हो उसको उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बी देश को y वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और ए देश को x का उत्पादन करना चाहिए, और ए देश को x अपने समस्त साधनों को x में लगाना चाहिए और इस प्रकार से x के उत्पादन में उसको विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए, और y वस्तु को b देश से मंगाना चाहिए और b देश को y वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, सारे संसाधनों को y में ही लगाना चाहिए, और x वस्तु को उसे a देश से मंगाना चाहिए। यदि ऐसा करें तो दोनों देशों को लाभ होगा और इस नाते इन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यही सिद्धांत है अवसर लागत का। और ये जब ऐसा हम करेंगे तो जाहिर है कि ये विनिमय दरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ए केवल x का उत्पादन करेगा और बी से y मंगाएगा, और बी से अगर y मंगाता है तो ये जरा देखें, अगर दोनों वस्तुओं को उत्पादन ए भी करता तो इसके देश में 1x से आधी y मिलती उसकी लागत की दशाओं के अंतर्गत। तो व्यापार तो वो तभी करेगा जब उसको आधी y से ज़्यादा मिले। इसका मतलब है कि ए देश x का निर्यात करके y को तभी मंगाएगा जब उसको आधी y से ज़्यादा y बी देश से मिल जाए, क्योंकि आधी y तो उसे अपने देश में ही मिल जाती है। तो व्यापार होने के लिए x के बदले आधी y से ज़्यादा y चाहिए। और अब बी देश जो है अगर y उसको देना है तो उसके अपने देश में 1x बराबर जो है 4/5y है। इसका मतलब है कि 4/5y तो उसे अपने ये x जो है इसको देना है वो y, तो उसके 1x के बदले में 4/5y उसके अपने देश में मिलती है, और 1x के बदले में वो 4/5y से कम देना पड़े तब तो उत्पादन व्यापार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और इसको चाहिए आधे से ज़्यादा और इसको चाहिए 4/5 से कम, और दोनों सीमाओं के बीच में जो कहीं एक ऐसी स्थिति दोनों देशों द्वारा निर्धारित होगी जिस पर व्यापार होगा, और ऐसी स्थिति में दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि इसको आधा से ज़्यादा चाहिए, आधा से ज़्यादा मिलेगी, और इसको 4/5 से कम चाहिए, उसको 4/5 से कम मिलेगी, तो उस पर ये दर निर्धारित होगी। यहाँ पर एक सवाल फिर उठता है कि कितना वो व्यापार करेंगे। तो यहाँ केवल आपको हम संदर्भ बता रहे हैं, इस उसमें सिद्धांत में ऐसा नहीं है, लेकिन आगे का शास्त्रियों ने ये बताने का प्रयास किया कि ये कितना व्यापार करेंगे, कितनी वस्तु दूसरे देश से मंगाएंगे, कितना आयात निर्यात करेंगे, ये
उस देश के द्वारा तय कर लिया जाएगा, उसके जनता द्वारा, क्योंकि देश जो अपने समाज का या अपनी कम्युनिटी का वो अधिकतम लाभ या संतुष्ट को अधिकतम करना चाहता है, और उस संतुष्ट को अधिकतम करने की जो स्थितियां हैं, उस देश की जो विनिमय दरें हैं, अर्थात कितने y बराबर कितना x मिल रहा है, उस पर कितना मंगाना चाहिए, और जिस पर उनकी संतुष्टि का स्तर अधिकतम होगा उसको प्राप्त किया जा सकता है। और हमें सरलता के लिए बता रहे हैं कि ये प्राइस लाइन है, उस देश की आंतरिक विनिमय दर है। उस विनिमय दर पर समाज का एक जो अनरिमान वक्र होता है, जिसको हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, जो उनके संतुष्ट स्तर को दिखाता है, वो जहाँ स्पर्श करेगा उस स्पर्श बिंदु द्वारा तय होगा। तो यहाँ मेरा केवल मंतव्य इतना है कि समाज द्वारा ये तय कर लिया जाएगा कि कितना उसको उत्पादन करना है, उनमें से कितना निर्यात करना है, अर्थात x निर्यात करके y प्राप्त करना या y निर्यात करके x प्राप्त करना है, ये तय हो जाएगा। और जब ये तय हो जाएगा तो इन दोनों विनिमय दरों के बीच में एक y बराबर 2x या एक y बराबर 5/4x, इस दोनों दरों के बीच में, या हम कहते हैं 10x बराबर 5y या 10x बराबर 8y के बीच में कोई दर निर्धारित होगी। और अगर इन दोनों दरों को हम दिखाएं, उन्हीं दर पर व्यापार होगा। तो यहाँ पर वो दरें दिखाई गई हैं, देखिए y है, ये 8y है और ये 10y है। तो ये दर जो है 8, 10 ये है बी देश की विनिमय दर है, 8y बराबर 10x। नीचे वाली 5xy और 10x है, इसका मतलब ये ए देश की विनिमय दर है, 10x बराबर 5y। और इन दोनों दरों के बीच में एक विनिमय दर है, जिस विनिमय दर पर, जैसे मैंने कहा कि आधी y से ज़्यादा है और 4/5 इससे y से कम है, और जो बीच की स्थिति है वो एक 10x बराबर 7y जैसी स्थिति कोई हो सकती है, जो इस डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। और तो ये जो बीच की विनिमय दर है, इस विनिमय दर पर व्यापार करने से दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि अपने देश में जितना उनको मिलना है उस पर, इस विनिमय दर पर दोनों को ज़्यादा मिलेगा और दोनों व्यापार करके लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको दिखाने का प्रयास किया है कि अगर ये ए देश है जो x वस्तु का उत्पादन करता है, वो अगर कुल उत्पादन 10x का करता है, इसमें से 5 इकाई जो वो भेज देता है बी देश को और वहाँ से y प्राप्त करता है, तो अपने देश में देखिए जो उसकी विनिमय दर थी 5x बराबर 10x बराबर 5y, उस पर इस बस मात्रा पर जो अगर OH मात्रा अपने पास रखे और H से लेकर C तक की मात्रा को वो बी देश को भेजे, तो अपने देश में वो पाता है इसके बदले में GHY की मात्रा। लेकिन जब इस डॉटेड विनिमय दर पर काम करेगा तो उसको मिलेगा H से लेकर F तक मात्रा, और इस प्रकार से ए देश को FG का फायदा हो जाएगा। और इसी प्रकार आप देख सकते हो कि इतनी वस्तु की मात्रा के लिए